हिमांशी चौधरी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने वीकली आदिवासी बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की विधानसभा में विधायकों की छत से छलांग और धनगर समुदाय के मुद्दे से। इसके बाद झारखंड में चुनावी माहौल की बात होगी, फिर उत्तर पूर्व के 3 राज्यों से 3 बड़ी खबरें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास बुलेटिन। महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार 4 अक्टूबर को अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह स्थिति उन्होंने पैदा कर दी जो खुद विधानसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों में शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल शुक्रवार को महाराष्ट्र के मंत्रालय की छत से कूद गए और सुरक्षा जाल पर जा गिरे। उन्होंने कथित तौर पर मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय मंत्रालय की 3री मंजिल से छलांग लगाई। झिरवाल अनुसूचित जनजाति कोटे से धनगर समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक और 3 अन्य लोग 3री मंजिल से छलांग लगाने के बाद जाल में फंस गए। पुलिस की मदद से इन्हें वहां से निकाला गया। महाराष्ट्र में धनगर समुदाय के लोग खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। धनगर समुदाय का दावा है कि वे राज्य में मराठा समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इसके साथ ही उनका यह भी दावा है कि राज्य की कुल 288 सीटों में से कम 92 सीटों पर उनका प्रभाव है। धनगर समुदाय के लोगों का कहना है कि वे नए सिरे से खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे पहले से ही इस सूची में शामिल हैं। उनका कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र में धनगर और अन्य राज्यों में जिन्हें धंगर या धांगड़ कहा जाता है वे एक ही हैं। धनगर समुदाय का आंदोलन या फिर खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग नई नहीं है। यह मांग आज़ादी के बाद से कई बार हुई है, लेकिन हर बार अदालत या सरकारों ने इनकी इस मांग को खारिज किया है। साल 2013 में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा धनगर आंदोलन हुआ था। उस समय बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने आंदोलन के नेताओं को आश्वासन दिया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो धनगर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद बीजेपी इस वादे को भूल गई। अनुसूचित जनजाति में किन समुदायों को शामिल किया जा सकता है, इसके कोई ठोस नियम नहीं है, लेकिन 1965 में लोकुर कमेटी ने कुछ मापदंड सुझाए थे जिन्हें किसी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आधार बनाया जाता है। इन मापदंडों में आदिम जीवन शैली, अन्य समुदायों से दूरी, दुर्गम इलाकों में बसे होना, अलग संस्कृति, अन्य समुदायों से मिलने में झिझक और उत्पादन के पुरातन साधन शामिल हैं। महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विरोध करने वाले लोगों का दावा है कि यह समुदाय इन मापदंडों को पूरा नहीं करता है। इस सिलसिले में साल 2002 में इस मुद्दे पर संसद में बहस का हवाला भी दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इस बहस में यह तय पाया गया था कि धांगड़ और धनगर अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल चुनाव का माहौल बना हुआ है। इस माहौल में सत्ताधारी दलों के लिए धनगर समुदाय को आरक्षण देने का फैसला कई तरह की नई चुनौतियां पेश कर सकता है। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। झारखंड में कुल जनसंख्या का करीब 26% आदिवासी है और यह जनसंख्या राज्य की राजनीति के केंद्र में रहती है। यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के बीच आदिवासी मुद्दों पर एक प्रतिस्पर्धा हो रही है। सत्ताधारी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच आदिवासी पहचान और आर्थिक मुद्दों पर जबरदस्त प्रतियोगिता देखी जा रही है। जहां बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बना रही है, तो वहीं जेएमएम सरना धर्म कोड के सवाल पर मोदी सरकार और बीजेपी को पीछे धकेल देती है। उधर राहुल गांधी लगातार आदिवासी बनाम वनवासी और आदिवासी अधिकारों की बहस चला रहे हैं। दूसरी तरफ आर्थिक मुद्दों पर भी दोनों ही पक्षों में एक मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन कर्ज माफी से लेकर महिलाओं को नगद पैसा देने की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी केंद्र की तरफ से कई तरह की योजनाओं की पोटली लेकर झारखंड पहुंच गए हैं। इस पूरे परिदृश्य को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर मिली हार के बाद से बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों की घटती जनसंख्या का मुद्दा उठा रही है। अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में अपनी परिवर्तन रैली के दौरान इस मुद्दे पर बोलते हुए जेएमएम सरकार पर आरोप लगाया कि वे वोट बैंक की राजनीति के चलते झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं।
उन्होंने आदिवासी और हिंदू आबादी में आ रही कमी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन वाली सरकार पर राज्य की पहचान, संस्कृति और विरासत की कीमत पर घुसपैठियों का समर्थन करके वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने संथाल परगना का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव को राज्य सरकार नजरअंदाज कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली के दौरान 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा भी की, जिसमें आदिवासी बहुल गांवों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल है। इसके अंतर्गत 550 जिलों में लगभग 63,000 आदिवासी गांवों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया और 25 नए स्कूलों की आधारशिला भी रखी। बीजेपी की यह रणनीति स्पष्ट है कि वे आदिवासी इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करके और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर आदिवासी वोट बैंक में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आदिवासी पहचान और अधिकारों को केंद्र में रखते हुए अपनी योजनाएं पेश कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री लगातार ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा मिलेगा। हाल ही में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसी कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में भी चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज्य देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहाँ 2100 रुपया देगा। झारखंड में राज्य की सत्ताधारी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के बीच यह प्रतिस्पर्धा दिखाती है कि यहां मतदाताओं ने पार्टियों को मजबूर किया है कि वह जमीन पर उतरें और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के मुद्दों पर बात करें। अब मणिपुर के ताज़ा हालात पर नजर डाल लेते हैं। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा की वजह से लोग अभी भी डर और असमंजस के बीच जीवन जी रहे हैं। करीब 1.5 साल से चले आ रहे इस संघर्ष का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है और लगभग हर महीने कोई ना कोई घटना इस तनाव को और गहरा कर देती है। इस बार हालात तब गंभीर हो गए जब 27 सितंबर को कुकी उग्रवादियों ने 2 मैतेई पुरुषों को अगवा कर लिया। हालांकि बंधक बनाए गए 2 मैतेई लोगों को गुरुवार की सुबह रिहा करवा लिया गया, लेकिन यह रिहाई तब संभव हो पाई जब राज्य के अधिकारियों ने 11 कुकी कैदियों को इम्फाल के साजीवा सेंट्रल जेल से छोड़ने की बात मानी और उन्हें कांगपोकपी जिले भेजने पर सहमति जताई। इन 11 कुकी कैदियों पर हत्या समेत आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप थे। हालांकि उन्हें अलग अलग समय पर जमानत दी गई थी। जानकारी के अनुसार कुकी नागरिकों ने 2 मैतेई पुरुषों को कांगपोकपी जिले में गलती से प्रवेश करने पर पकड़ लिया था और उग्रवादियों को सौंप दिया था। उनके साथ के एक अन्य व्यक्ति को उस समय छोड़ दिया गया था, लेकिन बाकी 2 को एक अज्ञात स्थान पर रखा गया था। बंधक युवकों की सलामती के लिए इनर मणिपुर के कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। बुधवार को मैतेई युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग के चलते मैतेई समूहों के 48 घंटे के बंद से राजधानी इम्फाल में जनजीवन प्रभावित रहा। 5 दिनों की तनावपूर्ण वार्ता के बाद साजीवा जेल से 11 कुकी कैदियों को छोड़ा गया। इन कैदियों को सुरक्षा बलों की निगरानी में कांगपोकपी जिले में कम्युनिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। इसके बाद उग्रवादियों ने मैतेई युवकों को रिहा कर दिया और कांगपोकपी पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया। इस घटना के बाद मणिपुर में शांति और संवाद की आवश्यकता और अधिक जरूरी हो गई है। अगली खबर भी उत्तर पूर्व के ही एक राज्य त्रिपुरा से है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लड़के ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पर चिल्ला रहे हैं। यह बताया गया है कि इन लड़कों ने इस पुलिस अधिकारी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया है। यह पुलिस अधिकारी एक आदिवासी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से राज्य के आदिवासी लोगों में नाराजगी देखी गई है। अगरतला में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस सिलसिले में धरना शुरू कर दिया। आज हम यहाँ पे धरना पे बैठे हैं क्योंकि कुछ चीज़ अनडाइजेस्टेबल है। 2 दिन पहले त्रिपुरा का ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर
जो कि तिपरासा है, वो ड्यूटी करते वक्त उनके ऊपर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर धमकियाँ दिया और उनको कम्युनिटी को उठा के स्लैंग वर्ड यूज किया, व्यापार में वर्ड यूज करके स्लैंग वर्ड यूज किया। वो अनडाइजेस्टेबल है, वो पूरा कम्युनिटी के ऊपर अपमान करने का शामिल है, कम्युनिटी के ऊपर अपमान किया गया है और ये अंडर ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर में आते हैं और ये अनडाइजेस्टेबल है। जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उन लोगों के ऊपर FIR नहीं होगा और जब तक FIR कॉपी मेरा हाथ में नहीं आएगा, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के धरना करूँगा। अब इस बारे में यह पता चला है कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और बुलेटिन के अंत में भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों से परेशान करने वाली खबरों के बाद वहीं के एक और राज्य से सुकून और खुशी देने वाली एक खबर। चेन्नई की जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री ने हाल ही में असम की बोडो जनजाति के 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिया है। इन 8 उत्पादों में चावल से बनी 3 तरह की बियर और खाद्य पदार्थों के साथ अपने विशिष्ट डिजाइन के लिए जाना जाने वाला अरोनई भी शामिल है। इन उत्पादों को मिले GI टैग असम और विशेष रूप से बोडो जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। बोडो पारंपरिक ब्रूअर्स एसोसिएशन को चावल से बनी बियर की 3 अनूठी किस्मों के लिए GI टैग मिला है। इनमें सबसे पहली किस्म बोडो जोगवारन है। बोडो समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली इस बियर में लगभग 16.11% अल्कोहल होता है, जो बाकी बियरों की तुलना में अधिक है। इससे असम में सबसे प्रबल शराब माना जाता है। बोडो समुदाय के त्योहारों और अन्य अनुष्ठानों में ये शराब एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरे प्रकार की बियर का नाम मेब्रा जौ बिडवी है। इसे स्थानीय क्षेत्र में मेब्रा जू बिडवी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोडो जनजातियों में स्वागत और सम्मान के प्रतीक के रूप में परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए आधे पके हुए चावल को किण्वित करके उसमें थोड़ी मात्रा में अमाव मिलाया जाता है। इसके अलावा एक पारंपरिक चावल से बनी बोडो जौ गिशी बियर को भी GI टैग दिया गया है। बोडो जनजाति का मानना है कि यह पेय भगवान शिव से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका न केवल औषधीय बल्कि धार्मिक महत्व भी है। 3 प्रकार की बियर के साथ साथ 4 पारंपरिक और प्रतिष्ठित व्यंजनों को भी GI टैग मिला है। इसमें 3 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद बनने वाला बोडो नफम शामिल है। यह किण्वित मछली यानी फर्मेंटेड फिश से बना एक खास व्यंजन है। इसके अलावा बोडो ग्वखा, बोडो ओंडला और बोडो नार्जी नामक खाद्य पदार्थों को भी यह टैग मिला है। आज के लिए बस इतना ही। आदिवासी भारत से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मैं भी भारत।